कादिर अंसारी अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का राज्य सम्मेलन प्रयागराज के थाना धूरपुर के ग्राम गोहनिया में स्वास्तिक गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें कामरेड धर्मपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, कामरेड शमशाद हुसैन प्रदेश उपाध्यक्ष और कामरेड हीरालाल प्रदेश महासचिव चुने गए। सम्मेलन में गरीबों को भूमि देने, जबरन विस्थापन का विरोध, कृषि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, माफियाओं की लूट पर रोक और यमुना नदी में नाव द्वारा बालू खनन शुरू करने के आह्वान के साथ रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में उपरोक्त मुद्दों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं को ग्रामीण रोजगार, सभी ठेका एवं योजना आधारित नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने, सरकारी स्कूलों को खोलने, शिक्षा में सुधार, भूमि सीमा को घटाकर 5 एकड़ करने आदि मुद्दों पर संगठित करने के कार्य पर प्रकाश डाला गया। राज्य सम्मेलन का दूसरे दिन समापन क्रांतिकारी गीतों के साथ हुआ, जिसमें नेताओं को घरों के आराम को छोड़कर किसानों से जुड़े जीवन मरण के मुद्दे पर जनता को संगठित करने की प्रेरणा दी गई। और किसानों ने साबित कर दिया कि जो फांसीवादी सरकार है वो सिर्फ आंदोलन का भाषा ही समझता है, और इतने कुर्बानी देकर सरकारों को किसानों ने मजबूर किया और इसी आंदोलन में हम लोग भी शामिल थे। किसान AIK में सबसे आगे जो लड़ाई का आगे था, और इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि शासक कितना क्रूर हो, कितना एक सत्रवादी हो, जनता के सामने, जन आंदोलन के सामने वो टिकता नहीं, और मजबूर किया तीन जो कृषि कानून है, जो काला कृषि कानून है, उसको प्रत्याहार करने के लिए किसानों ने मजबूर किया है मोदी सरकार। बहन जी की गवर्नमेंट भी रही थी यूपी में, विपक्षी दलों ने राज किया, जनता की समस्याएं हल नहीं की, और हल नहीं करने से संघर्ष की स्थिति विकसित होती चली गई। पर इस सरकार की खास बात है, बहुत जिद्दी है, बहुत अड़ियल है, और बिना पलक झपके जो है धोखा दे देती है। बाकी लोग थोड़ा बहुत तो पलक झपकते थे, थोड़ा तो शर्म करते थे। ये जितना सिद्धांत की बात करती है, जितना धर्म की बात करती है, उतनी बड़ी छुरी जो है जेब में लेकर घूमती है। साथियों ने बताया किस तरह से लोगों की भावना है, लोग राम का नाम लेते हैं तो रोजगार गारंटी छीनने की जो नया कानून बनाया, उसका नाम ही राम के नाम रखा। आसान होता है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आसान होता है धोखा देना। आजकल गांव के युवाओं में एक और नया सवाल उभर रहा है, आप सहमति देंगे अगर मैं सही बोल रहा हूं, और वो सवाल है E20 पेट्रोल का। ठीक कह रहा हूं मैं, गलत? लोगों के अंदर डर है कि हमारी मोटरसाइकिलें खराब हो जाएंगी, वाहन खराब हो जाएंगे, और जो शुद्ध तेल है उसका रेट 167 रुपए लीटर हो गया। ये बताया जा रहा है कि इससे हमारा पेट्रोल सस्ता पड़ेगा। ये कैसे सस्ता पड़ सकता है? ये 40 रुपए करीब लीटर का जो है कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको शुद्ध करके बेचते हैं, टैक्स लगाते हैं, 100 रुपए पे बेच रहे हैं। और ये जो E20 पेट्रोल है, ये 3 किलो मक्का से 1 लीटर पेट्रोल बने, 1 लीटर जो है इथेनॉल बनेगा, जो इसको मिलाएंगे। इसका क्या रेट पड़ेगा? 120 रुपए की 3 किलो मक्का आज की तारीख में, सस्ती होती तब भी 60 रुपए की होगी। शुद्ध करने में इनको क्या रेट पड़ेगा कि 3 किलो से जो है एक बनाएंगे? उसके बनाने की प्रक्रिया है, खर्चे हैं, पूरा डेरावारी गांव के अंदर जो है इथेनॉल का प्लांट लगने जा रहा है, इथेनॉल बनाने का प्लांट लगने जा रहा है। और क्या बहाना है? बहाना है कि सड़े हुए अनाज से मिलेंगे। हम पूछते हैं कि अगर आप 1 लाख लीटर इथेनॉल हर रोज बनाएंगे तो 3 लाख किलो अनाज सड़ा हुआ कहां से पाएंगे आप?
इतना अनाज नहीं छोड़ता 12 तहसील। इसका मतलब है कि आप शुद्ध अनाज जो है उसमें ले जाएंगे और पूरे इलाके की जो है अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। और जो प्रदूषित पानी, अल्कोहल, इथेनॉल बना हुआ पानी जो है जमुना में जाएगा, किस तरह से बर्बादी लाएगा, इसका किसी को अंदाज है। लेकिन जी राम जी के नाम से रोजगार की बात नहीं कर रहा, राम का नाम लेकर जो है सब चल रहा है। और जो चल रहा है राम का नाम लेकर, इसका तो आपने उदाहरण सुन ही लिया है कि अभी यही नहीं पता कि कितना करोड़ रुपया गायब हुआ है। और तमाम गरीब लोगों के, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है। तमाम जो है बड़े बड़े अड्डे हैं आरएसएस और भाजपा को, उन सबको बताया जा रहा है कि ये जो है ईमानदार। यूं दिए पर हर एक रात भारी रहे, रोशनी के लिए जंग जारी रहे। उनके परचम भले ही किलों पर रहे, दिलों पर हुकूमत हमारी रहे। अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि बालेन जी ने जो केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान को हमारे बीच में रखा है, वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने व्याख्या की है और काबिले तारीफ है। उनकी व्याख्या करने के बाद काफी बिंदुओं को मैंने समझा। मेरा इस वक्त बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन साथी भी कह रहे हैं तो मुझे कुछ बातों पर बोलना है। जो कछार की जो जमीनें हैं, जिन्हें गंगा ग्राम समाज की जमीनों में अपने बहाव में ले लेती है, उसके बाद गंगा या नदी अपना जब रुख बदलती है तो जमीन को वो छोड़कर चली जाती है। असलियत में वो जमीन जो है वो उसके पास में जो लगे हुए गांव है, उसके ग्राम समाज की जमीन होती है, या तो आदमी के बहनामे की होती है या फिर वो ग्राम समाज की होती है। लेकिन वन विभाग, उसके अधिकारी सेंचुरी के नाम पर उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद जो वहां के लोग हैं, आस पड़ोस के दबंग किस्म के, उन लोगों से वन विभाग के अधिकारी, रेंजर जो है वो साठगांठ करते हैं और उन जमीनों पर जो है उन्हीं गरीब किसानों से, भूमिहीनों से खेती कराई जाती है और गांवी कमाई जो है वो दबंग और वन विभाग पी जाता है। हमारा मानना है कि ये जमीनें जो है वो ग्राम समाज की है। ग्राम उससे लगे हुए जो गांव है, उन गरीबों को, भूमिहीनों को उसके पट्टे होने चाहिए। ये बात इसमें शामिल नहीं है, मैं चाहता हूं शामिल किया। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का ढोल पीटती है, प्रचार करती है जोर शोर से। जो अस्पताल है, उन अस्पतालों को सरकार ने इलाज कराने के लिए एक तरह से अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। गरीब आदमी जब अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है, ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, अस्पताल वाले आयुष्मान कार्ड को देखते हैं और इलाज की बात कहते हैं, लेकिन वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का गरीब आदमी से कहते हैं कि आपको टेस्ट कराने हैं, इन टेस्टों को आप फला जगह करा करिए। और जहां गरीब आदमी टेस्ट कराने जाता है, वहां उन अस्पतालों की सेटिंग होती है, उन्हें कमीशन मिलता है। तो जब ये मुफ्त इलाज की बात है तो 25 से 30 हजार रुपए वहां खर्च हो गए। उसके बाद आदमी का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च हुआ है कोई सा अस्पताल ये बताता नहीं है कि 25,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार का उत्तर प्रदेश के अंदर 35 ऐसे अस्पताल थे जो इस भ्रष्टाचार को कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है और सरकार के ढोल पीटने की भी होती है कि इसमें भ्रष्टाचार है और गरीब को आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं। बात तो गरीब आदमी का राशन ही मुश्किल से बनता है,
राशन बनवाने के लिए विभाग में जाइएगा और वो कहते हैं कि पूरा हो गया है। अगर कोई जगह निकलेगी या किसी का निरस्त होगा तो तब आपका रखा जाएगा। लेकिन एक दबंग व्यक्ति, असरदार व्यक्ति अगर कोई सरकार से जुड़ा हुआ है और वो जाके विभाग में कहे कि ये राशन कार्ड बनना है, तो वो राशन कार्ड बन जाता है। और वो कैसे बनता है, उसी में भी गरीब का काटा जाता है, पैसे वाले का नहीं। गरीब का कटता है और गरीब के अगर 5 यूनिट है तो उसे 2 ही यूनिट का राशन मिलता है और 3 का जो कटे हुए हैं उसका वो ऑनलाइन कराता है। तो 6 महीने और 1 साल तक उसके यूनिट ही नहीं बढ़ते। तो जिस परिवार में 5 आदमी है और 2 आदमी है और उन्हें जो 8 किलो ही राशन मिलता है, 8-9 किलो, तो ये बताइए वो परिवार कैसे पलेगा? जबकि सरकार जो है गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कर, तो गरीब आदमी को तो वो भी नहीं मिलता। जिसके पास कम जमीन है, किसान निधि का, उसके लिए भी उसे भागदौड़ करनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से। और भी श्रम विभाग में है, वो श्रम विभाग के जो है उन योजनाओं में भी बहुत भ्रष्टाचार है। गरीब आदमी का उस योजना के अंतर्गत लोगों से कहा जाता है कि आप श्रम कार्ड बनवाइए। श्रम कार्ड बनवाते हैं, गरीब आदमी उसकी लगातार किस्त जमा करता है, लेकिन श्रम विभाग के भ्रष्टाचार के चलते जब तक विभाग के किसी दलाल से आपकी बात नहीं होगी तो वहां से किसी तरह का आपको कोई लाभ नहीं मिलता। नौकरी देने के लिए अपने आप को बचा लिया है और बचाने के जितने तरीके हैं वो आपके सामने आए हैं। जब नौजवान नौकरी की बात करता है, परीक्षा की बात करता है, परीक्षा देता है, उसका पेपर लीक होता है, हजारों रुपए वो खर्च करता है, बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और उसकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है और वो मेहनत बेकार लगातार होती चली आ रही थी, जिसका परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर जो फूटा है और उस आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। छात्र नौजवानों ने सरकार को नाक चले चबाकर जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वापस कराया है। ये उनका कार्य सराहनीय है, लेकिन यहाँ तक ये बात रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से मोदी सरकार पूरी जिम्मेदार है और मोदी खुद जिम्मेदार है। तो हमें मोदी के इस्तीफे के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा जनता के साथ इसी तरीके से जो ये चल रहा है कि योजनाएं जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो विभागों में सरकारी योजनाएं या सरकारी नियुक्तियां हैं, जो अब तो वो संविदा पर रखते हैं, परमानेंट कोई नहीं रखा जाता, संविदा पर रखते हैं, कभी भी हटा देते हैं। हम बताना चाहते हैं इसी में आंगनबाड़ी है, आशा है, स्कूलों में जो खाना बनाने का काम रसोइयां करती हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करती है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो है रसोइयों को 2000 रुपए जो है मान दे दिया जाता है और वो भी 10 महीने के लिए। आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हजारों की संख्या में सरकार जो है स्कूलों को बंद कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। और अब दूसरा तरीका ये अपनाया है कि रसोइयों का नवीनीकरण करने के नाम पर दूसरी रसोइयों से पैसा लेकर उन्हें रखा जा रहा है और पुरानी रसोइयों को हटाया जा रहा है, जबकि वो भी गरीब है, वो भी विधवा है, बेसहारा है। ये सरकार का काम है और ये सरकार का गलत काम है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको भी शामिल है, वो न्यूनतम वेतन लागू करे और कम से कम 18,000 रुपए रसोइयों को दिए जाए, आशाओं को दिए जाए, आंगनबाड़ी को दिए जाए, इसको भी शामिल करने की हमारी मांग है। मैं इतनी बात कहना चाहता था। साथियों, सबको संग लेके बहुत दूर निकल सकते हैं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते हैं।
साथियों, राज्य कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, सारे जो हमारे सवाल है वो उसमें मौजूद है। अगर हम इस राज्य कमेटी की रिपोर्ट को धरातल पे लाने का काम करें तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। जब शुरू हुई थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू करी और किसी के नाम में कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं था, सबको ये 2000 रुपए आने शुरू हो गए। लेकिन अब ये 2000 रुपए जो सम्मान निधि के आने हैं ये बहुत भारी संकट में फंस गए हैं। अब ये तब आते हैं जब किसी राज्य में चुनाव होता है और तभी प्रधानमंत्री जी उससे पहले बटन दबाते हैं। आज स्थिति ये है कि किसी के नाम में थोड़ी सी मामूली सी कई कमी है, कोई अव्ययता हो गया है, लाखों किसान जो है उनके सम्मान निधि के 2000 रुपए नहीं आ रहे। अगर वो सही कराकर जिले को सही कराकर जिला राज्य को भेजता है तो राज्य में रुक जाता है, राज्य में होकर जाता है तो केंद्र में रुक जाता है। अब ये सम्मान निधि भी सरकार के चुनाव का एक हथकंडा बना हुआ है। इसके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार ने चला रखी है उन पर काम कराने के लिए हमें जनता को गोलबंद करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान जनता को संगठित करने में है, वरना मध्य प्रदेश में देखिए कि 6 साल से अस्पताल चल गया है, वहां नौकरी भी लग रही है, वहां ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल कहीं नहीं। 6 साल से इसी तरह जो श्रम विभाग है शायद 1 महीने चलकर बंद हो जाती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ने 6000 रुपए किए थे, लेकिन वो 5000 रुपए, लेकिन वो मिलेंगे कब? जब विभाग का दलाल, विभाग का कंप्यूटर ऑपरेटर आपस में हम साथ होंगे तो तब वो पैसा मिलता है, या कोई पैसा नहीं मिलता। सारी यूरिया के डीएपी की कालाबाजारी, एक आम गरीब किसान जो है उसे खाद नहीं मिल रहा, वो चक्कर लगा रहा है। कैसे मिलेगा? यहां मैं नोट कर रहा हूं, उससे नहीं मिलेगा। योजना का लाभ राशन कार्ड में नाम कैसे मिलेगा? यहां लिखाने से नहीं मिलेगा। जनता को गोलबंद करना पड़ेगा, गांव कमेटियां बनानी पड़ेगी और इन्हें बेनकाब करना पड़ेगा। ये जो दलाल बैठे हुए हैं इन्हें घसीट के बाहर जाना पड़ेगा, तब आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जहां नोट कराने के लिए अध्यक्ष मंडल, संचालन समिति और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आशीष मित्तल जी मौजूद हैं। साथियों, लिखाने और बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथी यहां भी जो बैठे, हमारी संचालन समिति है, हमारे आशीष मित्तल जी, पूरी टीम उत्तर प्रदेश की, जो मसौदा आपके सामने पेश किया है, आप ये कह करके जाए कि आप अपने जिले में इसके लिए अभियान चलाएंगे और जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उन योजनाओं के लिए अधिकारियों को, दलालों को बेनकाब करेंगे, तभी हम लोग कामयाब होंगे। जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।